भारत का एटमी सफ़र एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये एक ऐसे मुल्क की दास्तान है जो अमन के रास्ते पर चलना चाहता था, लेकिन खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां बका के लिए ताकत एक ज़रूरत बन गई। तो आइए देखते हैं कि कैसे पुरअमन तवानाई का एक ख्वाब एक मुकम्मल न्यूक्लियर डेटरेंस यानी जोहरी दिफाड़ी सलाहियत में बदल गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक मुल्क जो अमन के उसूलों पर कायम हुआ, वो आखिरकार जौहरी हथियारों वाली ताकत बना कैसे? इसका जवाब हमें अजीम साइंसदानों के ख्वाबों, बदलती हुई आलमी सियासत और सच कहें तो बका की एक गहरी जिबलत में मिलेगा। ये सारी कहानी शुरू होती है 1974 में राजस्थान के तपते सहरा में, जहां एक धमाके की गूंज ने पूरी दुनिया को जैसे चौंका कर रख दिया था। ये था भारत का पहला एटमी तजुर्बा, जिसे एक बड़ा पुरस्कार सा कोड नाम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। तो बात है 18 मई 1974 की। उस वक्त की वजीर आज़म इंदिरा गांधी की क़यादत में भारत ने पोखरान में अपना पहला जौहरी तजर्बा किया। दुनिया को ये बताया गया कि ये एक पुरअमन एटमी धमाका है और इसका मकसद सिर्फ तहकीक है, लेकिन हकीकत ये थी कि इस मुस्कुराते हुए बुद्धा ने भारत को जौहरी हथियारों की दहलीज पर ला खड़ा किया था और दुनिया ये बात अच्छी तरह समझ रही थी। लेकिन सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? इस धमाके की बुनियादें तो कई दहाइयां पहले रखी गई थी, जब भारत एक नया आज़ाद मुल्क था और उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। इस ख्वाब के पीछे जो जहन था वो थे डॉक्टर होमी जे भाभा। 1948 में उन्होंने वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को इस बात पर कायल किया कि भारत का मुस्तकबिल एटमी तवानाई से जुड़ा है। नेहरू के लिए ये साइंस और तरक्की की अलामत थी, एक ऐसी ताकत जिसे सिर्फ गुर्बत मिटाने और इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन पड़ोस में हालात तेजी से बदल रहे थे। 1962 में चीन के साथ सरहदी जंग ने भारत को एक झटका दिया, और फिर 2 साल बाद 1964 में जब चीन ने अपना पहला एटमी तजर्बा किया, तो भारत के लिए ये एक वाज़े पैगाम था कि इस नए दौर में सिर्फ अमन की ख्वाहिश रखना काफ़ी नहीं होगा, बका के लिए ताकत भी ज़रूरी है। भारत ने तो इसे पुरअमन धमाका कह दिया, लेकिन दुनिया ने इसका मतलब कुछ और ही निकाला, और इसका रद्द-ए-अमल फौरी और बहुत सख्त था। जाहिर है दुनिया ने भारत के पुरअमन होने के दावे पर ज्यादा यकीन नहीं किया। बड़ी ताकतों ने इसे एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जो खुफिया तौर पर एटमी हथियार बना रहा है, और इसका नतीजा ये निकला कि भारत पर सख्त बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। 1974 की पाबंदियों ने भारत को दुनिया में तन्हा कर दिया था, मगर वक्त के साथ साथ और ख़ास तौर पर 1998 के टेस्टों के बाद दुनिया ने आहिस्ता आहिस्ता भारत की हकीकत को तस्लीम करना शुरू कर दिया। इस तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत 2008 की तारीखी सिविल न्यूक्लियर डील थी, जिसने भारत को एक जिम्मेदार जौहरी ताकत के तौर पर आलमी सतह पर कबूल कर लिया। 1974 के बाद दुनिया को लगा कि शायद भारत अब खामोश हो गया है, लेकिन वो 24 साल की खामोशी दरअसल एक तूफान से पहले का सुकूत था। और फिर आया 1998, वो साल जब भारत ने दुनिया के सामने अपनी जौहरी ताकत का खुला ऐलान कर दिया। उस वक्त के वजीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा, एक जुर्रतमंदाना फैसला किया। ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरान में एक के बाद एक 5 एटमी धमाके किए गए। इस बार पुरअमन होने का कोई दावा नहीं था, ये एक साफ और वाज़ेह ऐलान था, भारत अब एक मुकम्मल एटमी ताकत है। और जैसे ही भारत ने ये टेस्ट किए, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने भी जवाबी एटमी धमाके कर दिए, और बस उसी लम्हे जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल गया। अब यह खित्ता 2 एटमी ताकतों का घर था, जिसने एक नई और ख़तरनाक स्ट्रैटेजिक हकीकत को जन्म दिया, जिसे न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं। अच्छा, जौहरी हथियार बना लेना एक बात है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने के लिए एक ठोस, एक काबिल-ए-एतबार पॉलिसी बनाना, ये बिल्कुल दूसरी कहानी है। तो अब देखते हैं कि भारत का जौहरी नज़रिया यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है क्या और इसकी बुनियाद क्या है। इस पूरी हिकमत अमली का जो मरकज़ है ना, वो एक कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? बहुत आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि एक मुल्क तीनों महाज़ों से यानी ज़मीन, हवा और समंदर से जौहरी हमला करने की सलाहियत रखता है। भारत दुनिया के उन चंद गिने चुने ममालिक में शामिल है जिनके पास ये सलाहियत है। इसकी ताकत के 3 सुतून हैं। पहला, जमीन से फायर किए जाने वाले अग्नि और पृथ्वी जैसे बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा, हवा से जौहरी बम गिराने वाले सुखोई और मिराज जैसे जंगी तैयारे। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम सतून, यानी समुद्र की गहराइयों में छुपी INS आरिहान जैसी एटमी आबदोजें, जो किसी भी वक्त कहीं से भी जवाबी हमला कर सकती हैं।
अब इतनी ताकत हासिल करने के बाद 1999 में भारत ने अपनी पॉलिसी का सबसे अहम असूल दुनिया का सामने रखा, नो फर्स्ट यूज, यानी हम पहले कभी जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा एटमी हथियार सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए है। तो सवाल ये उठता है कि ये ट्रायड और नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ती हैं? क्या ये पॉलिसी एक तरह की कमजोरी नहीं है कि आप कह रहे हैं कि हम पहल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सच तो यह है कि यही इस हिकमत अमली की सबसे बड़ी ताकत है और इसका जवाब छुपा है इसी न्यूक्लियर ट्रायड में, यानी एक यकीनी और तबाहकुन जवाबी हमले की सलाहियत, जिसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। जरा सोचें, अगर कोई दुश्मन पहला हमला करके भारत के ज़मीनी मिसाइल और हवाई अड्डों को तबाह कर भी दे, फिर भी समंदर की गहराइयों में छुपी एटमी आबदोजें बिल्कुल महफूज रहेंगी और फिर वो एक ऐसा तबाहकुन जवाबी हमला करेंगी जिसका दुश्मन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही यकीनी तबाही का खौफ है जो असल दिफा है, जो दुश्मन को पहला बटन दबाने से रोकता है। तो भारत का सफर 1948 के एक पुरअमन ख्वाब से शुरू होकर एक मुकम्मल एटमी ताकत बनने तक पहुंचा। ये सिर्फ बमों और मिसाइलों की कहानी नहीं है, बल्कि एक कौम की बका, साइंस और हिकमत अमली की दास्तान है। लेकिन आज की इस गैर यकीनी दुनिया में एक बड़ा सवाल आज भी बाकी है। क्या यह दिफाई ताकत हमेशा अमन की जमानत दे सकती है, या ये एक ऐसे खतरे की शुरुआत है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता?